नमस्कार, मेरा नाम है विवेक कुमार मीणा और मैं वीएन के हम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 31 बिना वक्त गंवाए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए कौन कौन से लक्षण जरूरी हैं। जैसे पहला, रंग परिवर्तन होता है तभी हम उसे रासायनिक परिवर्तन मान सकते हैं, अभिक्रिया मान सकते हैं। गैसों का निकलना एक मुख्य रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी लक्षण है। तो इसका आंसर रहेगा अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पादों के कुल भार के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद कुल भार के बराबर होते हैं। ऐसा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। क्या कौन सा होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। कंकाली समीकरण कौन सा होता है? ऐसा समीकरण कंकाली समीकरण कहलाता है जिसमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। तो ये संतुलित समीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बनती है, ऊष्मा बनती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना या पकाना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, चूना से दीवारों पर सफेदी या चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बना देता है। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं या चूना पत्थर भी कहते हैं या बिना बुझा चूना भी कहते हैं, जब इसको पानी में डुबोया जाता है, यानी चूना पत्थर को जब पानी में डुबोते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। ये क्या बना देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक चमकदार पदार्थ बना देती है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट हम कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट और संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहा जाता है, वो दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो ये चमकदार जो परत बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अभी भी हमने पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो अवक्षेप किन से बनता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में। कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है, यानी मैग्नीशियम का जब दहन किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक श्वेत चूर्ण हमें प्राप्त होता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दो अलग अलग अभिकारक है जो क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो है, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कि चूना पत्थर को हम ऊष्मा देते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन भी कहते हैं या बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एकल उत्पाद दो या दो से अधिक में टूट रहा है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। साथ ही साथ ये ऊष्मा की उपस्थिति में ये दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी को अलग तरीके से पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया। आपके बार ये समीकरण दे दिया गया है और बता दिया गया। तो एकल उत्पाद दो या दो से अधिक में टूट रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है।
नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? रेडॉक्स अभिक्रिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है या पूर्ण रूप है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने का या संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि रासायनिक समीकरण को किस आधार पे, संक्षिप्त रूप में नहीं बल्कि सांकेतिक रूप को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सांकेतिक जो जो निरूपण है वो अणुसूत्र कहलाता है, वो अणुसूत्र कहलाता है सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक स्वरूप का मतलब a प्लस बी भी हो सकता है, c प्लस डी भी हो सकता है। तो इसे हम ये ना मान के इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा संक्षिप्त रूप। यानी किसी भी अभिक्रिया को अगर हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया और इसे संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, संकेतों का नहीं करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं या ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं या सल्फर को S लिखते हैं, तो संकेतों का रूप नहीं करके उसे संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया करने के उलटने पर क्या होगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आदि वस्तु किसे कहते हैं। आदि वस्तु अभिकारक को कहते हैं, और अभिकारक या आदि वस्तु जब क्रिया करते हैं तो फलित वस्तु बनती है। फलित का मतलब उत्पाद। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है कि भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु से क्या बनती है? फलित। तो अगर इस क्रिया को उलट दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? आदि वस्तु मिलेगी। क्या मिलेगा? आदि वस्तु मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। सी भी हो सकता है लेकिन परफेक्ट आंसर आदि वस्तु ही मिलेगी। निश्चित नहीं है कि मिले, लेकिन मिलती है, ऐसा हम मान सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो है लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से के विलयन में मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का रंग श्वेत होता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। और ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, ये ध्यान में रखने वाला है, जो बोर्ड की क्लास में आने के चांसेस है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया मान सकते हैं। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है। निम्न में ऊष्मा से भी अभिक्रिया कौन सी है? तो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्पाद के साथ साथ क्या बनता है? ऊष्मा बनती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। बाकी सभी में उत्पाद की तरफ बन रहा है तो इनको हम मान नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कॉपर ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है, ताप, इन दोनों को जब दिया जाए तो कॉपर और जल बनता है कि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गई और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई। तो इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? तो ऑक्सीजन की कमी किस में हो रही है? कॉपर में हो रही है, इसलिए कॉपर का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म को हमेशा साथ साथ होते हैं? तो साथ साथ निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण। अगर इन दोनों को इस तरीके से भी कहा जाए कि उपचयन और अपचयन साथ होते हैं तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह होती है जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से पुनः क्या बन जाए? अभिकारक बन जाए। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उसे ऐसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया गया, लेकिन यहाँ संभव नहीं था, इसलिए इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया है। तो आंसर नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अम्लीय जल विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप या विघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे परखनली में जमा होता है, इनके आयतनों में संबंध क्या है? ये विद्युत विघटन वाली एक विधि है जो आपके क्लास में है, इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। और ये H2 प्लस O2
दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। इस अभिक्रिया पर यह निर्भर करती है। अगर आपको ये अभिक्रिया आती है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और बना देते हैं H2O। तो अगर इसे संतुलित किया जाए तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं। तो इसको 2 कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4। अब यहाँ पे हमें देखिए कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1 है। और ये दोनों मिलकर 2:1 के रूप में मिलकर क्या बना देते हैं, 2 जल के अणु बना देते हैं। तो ये पूछ भी रहा है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का क्या हो जाता है, दुगुना। ये ऑक्सीजन गैस का आयतन है 1 और हाइड्रोजन उसका कितना है, दुगुना है। तो आंसर नंबर ए इसका सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा से भी अभिक्रिया में ताप का शोषण नहीं होता बल्कि ये उत्सर्जित करती है। ये आंसर इसका गलत रहेगा, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं और यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन किया जाए, यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो MgO बन जाता है और इसे संतुलित करते हैं, तो ये इसका आंसर रहता है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें श्वेत पदार्थ बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की पदार्थ चढ़ जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई धातु अम्ल या फिर वायु या आर्द्रता या नमी के संपर्क में आकर संक्षारित होने लग जाए और उस पर कोई भूरे रंग की परत जमा हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ये किस चीज का उदाहरण है, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकालने में उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, अर्थात विकृत गंधिता को दूर करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किसी प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, कि मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो एक श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होती है। क्या होती है, श्वेत चमकदार लौह उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से अवकारक है, तो इनमें से अवकारक कौन सा है, हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन का उपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, इस ऑक्साइड का रंग जो होता है वो उजला होता है। अभी भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि श्वेत होता है, श्वेत का मतलब उजला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60, श्वेत सिल्वर क्लोराइड की सूर्य प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, Ag जो Cl है ये ऊष्मा यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवों में वियोजित हो जाती है, टूट जाती है, Cl2 बना देता है और इस तरीके से ये वियोजन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड और इनका वियोजन होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं और इसे उष्मा शोषी या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि अंगूर का किण्वन कर देंगे तो वो खट्टा पदार्थ बना देगा, अम्ल बना देगा और उस अम्ल से दोबारा अंगूर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका जो रहेगा ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग की हो जाएगी। कि अगर कॉपर ऑक्साइड है उस पे क्या प्रवाहित कर दें हम,
हाइड्रोजन गैस प्रभावित कर दें तो वह कैसे रंग का हो जाएगा? वह भूरे रंग का हो जाएगा। एज इट इज याद रख लीजिए, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा और आसानी से आपको ये बार बार इनको रिवाइव करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डाल दी जाए, जैसे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट में हमने डाल दिया लोहे की कील, तो ये अभिक्रिया देखते ही हमें समझ में आता है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः वह कॉपर को विस्थापित कर देता है और बदले में आयरन सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना, ऑक्सीजन का योग होना उपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला जो सवाल है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार न तो द्रव्यमान का नाश होता है और न ही सृजन होता है, तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन सही रहेंगे। द्रव्यमान का नाश भी नहीं होता, निर्माण भी नहीं होता और ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। नाइट्रस जो ऑक्साइड जो है वो गैस का धुआं बनता है और ये धुएं का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का। ये एग्जाम में आ सकता है कि लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाई जाती है, या लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो वो अपने अवयवों में विघटित हो जाता है और एक भूरे रंग की गैस बनती है। स्पेशली इसका इस्तेमाल स्टेज वगैरह पे किया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग स्वादिष्ट बनाए रखने में, संरक्षण में नहीं किया जाता। स्वादिष्ट में तो पहला ऑप्शन संक्षारण को दूर, विकृत गंधिता को दूर करने के लिए इसी का उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया पूछा है तो अभिक्रिया, अगर परिवर्तन पूछते तो रासायनिक परिवर्तन इसे कहते। ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत का मतलब अवकारक करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे पदार्थों को अवकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उसका ज्वलन ताप कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर क्या उत्पन्न करते हैं? ताप भी उत्पन्न करते हैं और प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। ताप भी उत्पन्न करते हैं और प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। सीएनजी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है सीएनजी का मुख्य अवयव कौन है? तो सीएनजी का उपयोग मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, यानी कि सभी इसका आंसर रहेगा। एलपीजी के जो मुख्य घटक है वो ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसमें आंसर रहेगा सी। अगला जो क्वेश्चन है वो एलपीजी से गैस का रिसाव का पता किससे लगता है? यानी एलपीजी अगर घर में कोई गैस सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें एक अजीब सी गंध आती है। ये जो गंध है एथिल मर्केप्टन के कारण आती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक वह होता है जो ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने का काम करता है। तो ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाने का निम्नलिखित में से जो काम करता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। अगला जो क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे चूना पत्थर भी कह देते हैं और वैसे उसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। तो 78 का जो क्वेश्चन है इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये इस तरीके से है Fe3O4। तो अगर हम इसे संतुलित करते हैं, पहले ऑप्शन से करके देखते हैं, तो अगर यहाँ 1 लगाते हैं, इसने बोला है कि जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, तो जल के अणुओं की संख्या अगर 1 लगा के देखें तो ये संतुलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, यहाँ भी कितने हो गए? 2, यहाँ आयरन कितना है? 1, यहाँ भी 1, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 करनी है। ऑक्सीजन की संख्या क्या करनी है? 4, तो यहाँ पे हमें कम से कम क्या लगाना पड़ेगा? 4, तो इसका आंसर नंबर क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? तो आबंध के टूटने से भी होता है, आबंध के जुड़ने से भी नए पदार्थों का निर्माण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो सवाल है वो हमारा है कि आयरन की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो ये हमें पता चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है कि ये इसको विस्थापित करेगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला जो सवाल है, तो ये थे हमारे
फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें लगभग एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। इसमें छोटे बड़े जो क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक लघुतरात्मक सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास किया गया है। और आशा करता हूँ ये पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगर कोई गलती है तो भी आप लिखें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।